हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस इंदौर में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज सी प्रोग्रामिंग सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। मींस आज की वीडियो में मैं आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। फाइंड द फैक्टोरियल इन सी प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग व्हाइल लूप। मींस व्हाइल लूप की मदद से हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम व्हाइल लूप के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग सी। डब्ल्यूएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट अ प्रोग्राम। तो हमें क्या करना है? फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। किसकी मदद से? व्हाइल लूप की मदद से। बाय यूजिंग व्हाइल लूप। बाय यूजिंग व्हाइल लूप किसकी मदद से बनाएंगे? हम व्हाइल लूप की मदद से बनाएंगे। बच्चों फैक्टोरियल को आप व्हाइल लूप से, फॉर लूप से या फिर डू व्हाइल लूप तीनों से बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा व्हाइल लूप से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर लूप से और डू व्हाइल लूप से भी कैसे बना सकते हैं। वो आपके पास चॉइस है कि आप कौन से लूप से इसको बनाना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल ही नहीं पता होगा तो हम फैक्टोरियल कैसे पता करें, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं कि तीन चीजें करनी होती हैं। क्या? कि हम इनपुट देखते हैं कि हमें इनपुट क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेशंस क्या करनी है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या करना है। ये तीन चीजों पे हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट क्या करना है। अब इनपुट कैसे पता चलेगा? कि इसने कहा है कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो फैक्टोरियल पहले पता हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, तभी तो पता चलेगा ना कि उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, तभी तो मैं इनपुट कराऊंगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है अगर ध्यान से समझो आप, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, आपने एक मैथ में यूज किया होगा, अगर आपने मैथ पढ़ी है, क्या फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते थे किससे? इस तरीके से। ये सिंबल किसको क्या बोलता है? फैक्टोरियल बोलते हैं। कभी कभी बुक में आपको किस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा? इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो कीबोर्ड पे होता है फैक्टोरियल का साइन, वो इस तरीके से होता है। मैथमेटिकल इस तरीके से होता है। अब इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? कि फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। कहां तक? वेन एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है वन के। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है वन के, जीरो नहीं होगा। अब क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि मैंने एन में कितनी वैल्यू दी है, मान लेते हैं 5। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं? फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं 5 का। कि मैं चाहता हूं कि 5 का क्या हो? फैक्टोरियल निकल का है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है? एन। एन में मैंने क्या दिया था? 5। तो क्या होगा अब? 5 के बाद क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। 5 में से बन गए कितने हो गए? 4। तो ये 4 हो गया। अब जब दोबारा ये आगे सोल्व होगा तो क्या होगा कि 5, अब 4 बाहर आएगा, इनटू में पहुंचेगा, और अंदर क्या होगा? 4 माइनस वन कितना हो जाएगा? 3। इसी तरीके से फिर ये सोल्व होगा तो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाहर आएगा अब की बार, और अंदर क्या होगा? 3 माइनस वन कितना हो जाता है? 2। फिर से आएगा 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अंदर 2 माइनस वन कितना होता है? 1। ठीक है, अब कहां तक सोल्व करते हैं इसको? 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको सोल्व करो, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120। तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। तो फैक्टोरियल क्या है? ये चीज मैंने क्यों समझाई? फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या है कि आप जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालते हैं, तो जो भी आप नंबर एंटर कराओगे उस नंबर से लेके 1 तक, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक एक कम करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो उन सब नंबरों की क्या कर देता है? मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कितना दिया हो, तक कितना दिया है? मान लेते हैं मैंने दिया है 7। तो 7 से लेकर 1 तक, 7 के बाद 6 आता है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, कहां तक? 1 तक। तो 7 से लेके 1 तक क्या कर देगा? ये सब नंबरों को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल कहलाता है। तो जो भी नंबर आप दोगे, 100, 200, मान लो 500, जो भी आप देना चाहते हैं, तो वो नंबर से लेके 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीछे की तरफ जब आएंगे, तो 1 तक सब नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब बात हम इनपुट क्या कराएंगे। भाई हम उसने कहा है कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अगर वो कह देता कि फैक्टोरियल ऑफ 6, फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी कोई नंबर हम बता देता कि भाई इस नंबर के लिए बताओ कि फैक्टोरियल क्या होगा,
तो फिर तो हमें सीधा सीधा पता है कि वही नंबर हमें दिया गया था, प्रोग्राम बन जाता। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है एनी नंबर, कि वो ये चाहता है कि आप प्रोग्राम बना दो, नंबर वो यूजर एंटर कराएंगे, नंबर क्या है वो खुद एंटर कराएगा। तो हो सकता है कि पहली बारी में उसने नंबर एंटर कराना चाहता हो 5, 5 पे देखेगा कितना होता है, आंसर कितना आ रहा है। हो सकता है दोबारा प्रोग्राम को रन कराए, अब की बार 7 एंटर कराए। हो सकता है दोबारा एंटर कराए, अब की बार 100 एंटर कराए। हो सकता है फिर दोबारा कराए 50 कराए। तो क्या हो रहा है, हर बार वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो जब हर बार वैल्यू को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब प्रोग्राम कैसा बनाया जाएगा, यूजर डिफाइंड। प्रोग्राम कैसा बनाएंगे, यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें एंटर क्या कराना है। तो ध्यान से देखो, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल n। तो इसमें एक ही नंबर तो एंटर कराना हो रहा है, कि मैंने भाई 5 एंटर कराया, कि कहां क्या एंटर कराया 5, कि मैंने 5 वैल्यू दी और मुझे क्या प्रिंट होकर आ जाए 120 हो जाए। तो मैं एंटर क्या करा रहा हूं, जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल चाहिए। तो नंबर एक टाइम में एक ही नंबर का तो फैक्टोरियल चाहिए होगा ना, तो इसलिए हम क्या कराएंगे, सिर्फ एक नंबर एंटर कराएंगे। कौन सा नंबर एंटर कराएंगे, n। हमने n नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या कर देंगे, हम वैल्यू एंटर करा देंगे। तो मान लो पहले उसने 5 दिया, तो किस में स्टोर हो गया 5 n में, n की जगह क्या आ जाएगा 5, वो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ये फॉर्मूला ओपन लग के आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक नंबर एंटर कराना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल एक ही नंबर का निकलता है। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे क्या करना होगा बच्चों, मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा ना, यहाँ पर भाई, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये कि मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी मैं कैसे लगाऊंगा वो आप समझ जाएंगे। आउटपुट, आउटपुट जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आई है 120, क्या आया टोटल, वही इन सब नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 120 आ गया। तो इस 120 को मैं कहीं ना कहीं पे स्टोर करूंगा। मैंने मान लो किस में स्टोर किया, एस में स्टोर किया। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सी प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्ट नंबर प्रिंट नहीं कराते हैं, आप उस नंबर को कहीं पे पहले स्टोर करोगे किसी वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे। तो जो वेरिएबल में वैल्यू लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने ये नंबर किस में स्टोर किया, एस में। तो मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, एस को प्रिंट करा दूंगा, कि मेरी एस में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। एस में कितना है 120, तो कितना आ जाएगा 120, आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि इनपुट क्या कराना है, कैलकुलेशन क्या करनी है, और आउटपुट क्या चाहिए। क्लियर है। तो चलिए अब प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोग्राम है, मैंने इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे लिख दिया है ताकि थोड़ा वीडियो क्यों शॉर्ट हो जाए, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनानी है मुझे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। ये जो प्रोग्राम बनाया है ये मैंने किसके लिए बनाया है, टर्बो सॉफ्टवेयर में बनाया है। टर्बो सॉफ्टवेयर पे है तो इसका मतलब इस प्रोग्राम को ये किसके लिए है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। आप अपने नोटबुक में प्रोग्राम जो लिख के आएंगे वो इस तरीके से ही लिख कर आएंगे। ठीक है, अगर कोई बिगिनर है और कोई लर्नर है, जो कोई ट्रेनर है जो वीडियो को ट्रेनर की ट्रेनिंग के पर्पज से सीखना चाह रहे हैं टॉपिक को, तो ये प्रोग्राम उनके भी काम के लिए है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को अभी लास्ट में किस में कन्वर्ट करूंगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए करूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, और ये प्रोग्राम फिर उन किसके लिए बन जाएगा, लर्नर के लिए या ट्रेनर के पर्पज से बन जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कंप्लीट जरूर देखना। चलिए, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स लिखते हैं। हेडर फाइल्स कौन सी है, studio.h, conio.h। हेडर फाइल्स क्या होती हैं कि मैंने यहाँ पे जितना भी डाटा यूज किया है, जैसे कि डाटा टाइप्स, इंटीजर, फंक्शंस, पॉइंटर, कीवर्ड, जो भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उन सब की लाइब्रेरी कहाँ पर सेव होती है, इन हेडर फाइल्स में सेव होती है। लाइब्रेरी का मीन्स कि कौन सा कीवर्ड्स, कौन सा आइडेंटिफायर या कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, वो कहाँ से पता चलता है, इन हेडर फाइल से पता चलता है। मीन्स हेडर फाइल में क्या स्टोर होता है, यहाँ पे जो भी चीज हमने यूज की है उनका फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे स्कैनएफ का क्या काम होता है, वो कहाँ पे सेव होता है, studio.h में। बात समझ में आ गई। तो हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल जिसमें फंक्शन डिक्लेरेशन सेव होता है, किसका, डाटा का, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा void main। अब यहाँ पे देखेगा इंट, वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि उसे इंटीजर नाम से 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, एन, आई और फैक्ट। तो उन्हें इंटीजर के नाम से क्या करा है, 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एन, आई और फैक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ जैसे एक टर्बो पे प्रोग्राम बनाऊंगा, तो मैं कंप्यूटर को रन कराने के लिए, प्रोग्राम को रन कराने के लिए क्या की दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस F9। यानी कंट्रोल और F9 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने पर पता चलता है कि प्रोग्राम में कितनी एरर्स हैं। अगर एरर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर द नंबर। अगर बच्चों में ये मैसेज नहीं लिखता हूं तो क्या आएगी, कंप्यूटर बिल्कुल स्क्रीन कैसे आएगी, ब्लैंक आएगी, और मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे वैल्यूज क्या क्या एंटर करानी है।
तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे टाइम टू टाइम पता चले कि मुझे क्या वैल्यू एंटर करानी है, ताकि पढ़ के एंटर करा सकूं। तो हम क्या कर देते हैं, जब भी कोई वैल्यू एंटर करानी हो उससे पहले मैसेज ड्रॉप करो एंटर द नंबर। क्लियर है? तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं समझ गया कि मुझे नंबर एंटर कराना है, और मैंने क्या किया, मैंने 5 को प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो क्या होगा, किस में स्टोर कराया है मैंने, एन में। तो एन में क्या पहुंच जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा, हमारी वैल्यू एंटर हो गई। अब हमने क्या यूज किया है, व्हाइल लूप। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है किसकी मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल लूप क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये लूप में एंटर कर जाता है, और लूप में एंटर करने के बाद इस लूप से वो तभी बाहर निकलेगा जब ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब तक ये फॉल्स नहीं होगी ये इसी के अंदर क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। लूप क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट जहां बंद होता है, तो इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो जब ये एक बार इस लूप में एंटर कर गया तो लूप से बाहर निकलने के लिए, यानी इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकलने के लिए इसे इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फेल करना पड़ेगा। तो व्हाइल लूप लिखा है, यहाँ लिखा है i इज लेस देन इक्वल टू n। क्या i जो है n से छोटा है या उसके बराबर है? अब देखो n में तो मेरे पास कितनी वैल्यू है, 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ n में कितनी वैल्यू है, 5 है। लेकिन i में कितनी वैल्यू है? क्या ऊपर अभी तक मैंने कहीं n की i की वैल्यू बताई है? कहीं नहीं बताई। तो इसलिए मैंने देखो इस चीज को छोड़ दिया है कि कहाँ पे गलती आएंगी मैं यहाँ से बताऊंगा। गलती नहीं है, मुझे तो पता है, मुझे सिर्फ इसलिए रोक दिया है क्योंकि आपको जब कंप्यूटर जब प्रोग्राम को कॉपी पर रन कराओ तो आप उसकी एरर पकड़ सको। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार आई की तो मैंने कोई वैल्यू दी ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई इज इक्वल टू 1। हमने स्टार्टिंग क्या कर दी, 1। अब ये समझते हैं कि मैंने 1 क्यों दिया। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, मुझे निकालना है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 का प्रोग्राम वाला फॉर्मूला क्या होता है कि 5 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, और कहां तक, 1 तक। यानी मुझे 5 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। बात समझ में आ गई? तो हमने देखो 5 जो है वो तो हमने किस में स्टोर करा दिया, n में। यानी कि मुझे फर्स्ट नंबर तो मिल गया 5। भाई मैंने आपको इस तरीके के सीरीज के प्रोग्राम इसलिए बनवाए थे, इसलिए सीरीज के प्रोग्राम बनवाए हैं मैंने। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी सीरीज की वीडियो जरूर देखना, व्हाइल और डू व्हाइल लूप पर। तो देखो मैंने यहाँ से, मैंने आपको जब सीरीज समझाई थी तो बताया था कि हमें जब कोई सीरीज प्रिंट करानी होती है या सीरीज के जितने भी नंबर है उनको सम करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो हमें दो चीज करनी होती है कि हमें एक तो फर्स्ट नंबर बताना होता है और एक हमें लास्ट नंबर बताना होता है। जब तक हम ये दो नंबर नहीं बताएंगे उसे क्या पता है कि उसे कहां से शुरू करना है और कहां पर जाके खत्म करना है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हमें शुरू और लास्ट का नंबर बताना पड़ता है। तो मैंने देखो जब यहाँ पे प्रोग्राम रन कराया तो मैंने यहाँ पे n इजिकल टू कितना दिया है, 5। यानी कि मैंने स्टार्टिंग नंबर तो उसे बता दिया कि स्टार्टिंग नंबर कितना है, 5 है। तो बच्चों लास्ट का नंबर भी तो बताना होगा। तो नंबर मैं बताने के लिए क्या यूज करता हूँ, वेरिएबल। इसलिए मैंने आई वेरिएबल यूज किया और इस आई वेरिएबल को मैंने क्या मान लिया, 1। कि बच्चों n मैं यहाँ से एंटर करा दूंगा, जब मैसेज मिलेगा तो n यहाँ से मिल जाएगा और i कहाँ से मिल गया, यहाँ से। अब उसे ये पता चल गया कि सीरीज 5 से स्टार्ट करनी है और कहां तक जानी है, 1 तक। 5 से स्टार्ट करनी है, कहां तक जानी है, 1 तक। तो मेरे में फर्स्ट नंबर भी पहुंच गया यहां से n से, और मेरे पास लास्ट नंबर पहुंच गया i से। बात समझ में आ गई? अब मुद्दा ये आता है कि अब आपके पास दो तरीके हैं कि आप या तो कैलकुलेशन 5 से स्टार्ट करो और 1 तक लेके जाओ, यानी 5 की मल्टीप्लाई फिर 4 से करो, फिर 3 से करो, फिर 2 से करो, फिर 1 से। एक तो ये रास्ता हो गया। एक रास्ता क्या है कि आप 1 से स्टार्ट करो और कहां तक लेके जाओ, 5 तक लेके जाओ। कि भाई 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो और फिर 5 से करो। तो आपके पास दो रास्ते हैं। मैंने कौन सा रास्ता चुना है कि मैं किस तरीके से बना रहा हूं कि मैं प्रोग्राम 1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक लेके जा रहा हूं, 5 तक लेके जा रहा हूं। कैसे, अभी समझते हैं। तो आई में कितनी वैल्यू है मेरे पास, 1। आई में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 1। अब देखते हैं क्या 1 5 से लेस देन है, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई है, कंडीशन हो गई है ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब ये लूप में एंटर करेगा। लूप में एंटर करेगा तो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे फैक्ट इसने लिखा है कि फैक्ट की मल्टीप्लाई कर दो आई से। तो आई में तो मेरे पास 1 है, मेरे पास कितना है आई में, आई में तो मेरे पास 1 है, हमने यहाँ दे रखा है। लेकिन फैक्ट, अब आता है फैक्ट। क्या फैक्ट की कोई वैल्यू अभी तक बताइए ऊपर, नहीं बताइए। तो जब मैंने आपको सीरीज प्रोडक्ट ऑफ सीरीज कराई है इससे प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने बताया था कि जब भी हमें नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो, जब भी हमें नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है
सीरीज के, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल मानते हैं क्या, 1। हमेशा वेरिएबल क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और जब अगर सम करना होता है तो हम क्या मानते हैं, 0। क्यों मानते हैं और किस लिए मानते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से 2 प्रोग्राम करवाए हैं मैंने, डू वाइल लूप पर और वाइल लूप पर, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज के नाम से। आप वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फैक्ट क्या मान लिया, 1। अब यहाँ पे देखो फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना। 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आता है, 1। कहाँ स्टोर हो गया, फैक्ट में। याद रखना यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, इस फैक्ट में। ओके, तो 1 कहाँ चला गया, फैक्ट में। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई में कितनी वैल्यू थी पहले, 1। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। हो जाएगा या नहीं, 1 तो हमारे पास था आई में, और यहाँ 1 और ऐड कर दो तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब देखो इस लूप से बाहर निकलने के लिए मैंने बताया था क्या करना है, उस कंडीशन फेल करनी है। तो वापस यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, वाइल लूप पे पहुंचेगा ऊपर। और अब आई में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 2। तो क्या 2 5 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। फिर से लूप में एंटर करेंगे। अब फैक्ट में कितना है हमारे पास, फैक्ट में बच्चों हमारे पास कितना था पहले, 1। कितना हो गया था, 1। ठीक है, और आई में कितना है मेरे पास, 2। आई में कितना हो गया, 2। तो 1 की जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाता है, 2। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, आई में कितनी वैल्यू स्टोर है पहले से, 2। 2 प्लस 1 कितने हो जाते हैं, 3 हो गए। फिर से लूप से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन फेल करनी पड़ेगी। तो ऊपर आएंगे, आई में कितनी वैल्यू स्टोर है हमारे पास, 3। अब कितनी हो चुकी थी, 3 हो चुकी थी। 3 क्या 5 से लेस देन है, छोटा है, हाँ है। फिर कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। लूप में एंटर कर जाएंगे, लूप में एंटर करेंगे। फिर से फैक्ट में कितना स्टोर है आपकी बार, 2। फैक्ट में कितना है, 2। आई में कितना स्टोर है मेरे पास, 3। आई में कितना है, 3। 2 इंटू 3 कितने होते हैं, 6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई में कितना है, 3। 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 4। फिर से उसे लूप से बाहर निकलने के लिए ऊपर जाएंगे, कंडीशन फॉल्स करेगा। तो आई में कितना है, 4। क्या 4 5 से लेस देन है, छोटा है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई है तो फिर ये लूप में एंटर होगा। अब यहाँ फैक्ट की वैल्यू कितनी थी, 6। तो 2 की जगह कितना आ गया, 6। आई में कितना स्टोर है, 4। 6 की जब 4 से करते हैं तो कितना आता है, 24। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई में कितना है, 4। 4 प्लस 1 कितने हो जाएगा, 5। फिर से ऊपर आएंगे, क्योंकि कंडीशन फेल करनी है, जब तक कंडीशन फेल नहीं होगी वो बाहर नहीं आ सकते। तो ऊपर आएंगे, आई में कितना है, 5। क्या 5 5 से छोटा है, लेस देन है, नहीं। 5 5 से छोटा नहीं है। तो जब हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पे 2 ऑपरेटर लगे हैं, इक्वल और लेस देन का। तो इस ऑपरेटर का नाम क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो जब ये 2 ऑपरेटर यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि अगर पहला ऑपरेटर फेल है तो फिर किस पे चेक करता है, दूसरे ऑपरेटर। तो मैंने ऑपरेटर की भी एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, आपको उसमें जाके समझ सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिलहाल आप यह याद रखेंगे कि अगर पहला ऑपरेटर फेल हो जाता है, कंडीशन फेल हो जाती है, तो फिर कौन सा ऑपरेटर चेक होगा, दूसरा। तो देखो जब 5 5 से चेक करेगा, क्या 5 5 से लेस देन है, नहीं, छोटा नहीं है, लेस देन नहीं है। तो फिर अब क्या चेक करेगा, आगे वाला ऑपरेटर, क्या 5 5 के बराबर है, हाँ बराबर है। तो 5 5 के बराबर है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई है। फिर से लूप में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू कितनी थी, 24। आई की वैल्यू कितनी है, 5। 24 की जब 5 से करेंगे तो 120। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई में कितना है, 5। 5 प्लस 1 कितना हो जाता है, 6। 5 प्लस 1 6। फिर से ये ऊपर जाएगा, आई में कितनी वैल्यू है, अब आई में हो गई है 6। अब फिर से ऑपरेटर चेक करेगा, क्या 6 5 से लेस देन है, छोटा है, नहीं। 6 5 से छोटा नहीं है, बड़ा होता है। तो 6 5 से छोटा नहीं है। अगला वाला ऑपरेटर चेक करेगा, क्या 6 5 के बराबर है, नहीं। 6 5 के बराबर भी नहीं है, तो इक्वल भी नहीं है। तो अब कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो कर्सर इस लूप के अंदर था, ये कर्सर लूप से हटके कहाँ आ जाएगा, बाहर। यानी कहाँ पहुंच जाएगा वो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। यानी लूप से क्या हो गया, बाहर निकल गया। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई थी, कंडीशन हो गई थी फेल। तो कंडीशन फेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ लिखा है प्रिंट, कि प्रिंट कर दो जो भी यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि प्रिंट में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाता है।
तो प्रिंट पे आएगा और वो यहाँ पे रीड करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फैक्टोरियल। तो क्या प्रिंट होगा सबसे पहले, फैक्टोरियल, जैसे लिखा है वैसे ही फैक्टोरियल। उसके बाद क्या लिखा है इज, उसके बाद क्या लिखा है इक्वल टू। परसेंट डी का मतलब क्या होता है कि परसेंट डी का मतलब होता है कि जहां भी परसेंट डी आ जाए यानी नंबर प्रिंट होना है इसकी जगह पर। परसेंट डी किसको डिनोट करता है, इंटीजर को, यानी कि वो समझ जाएगा कि उसे कैसी, परसेंट डी का मतलब उसे कैसी वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, कंप्लीट वैल्यू जो पॉइंटों में ना हो। तो उसे परसेंट डी में क्या करना है कि कंप्लीट वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन किसकी, उसे करनी है फैक्टोरियल की, जो यहाँ लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो कंप्लीट प्रिंट होना होता है। तो देखो फैक्टोरियल प्रिंट हो गया, इज भी प्रिंट हो गया, इक्वल टू का साइन भी प्रिंट हो गया। अब परसेंट डी प्रिंट होना है, परसेंट डी प्रिंट होना है मतलब परसेंट डी की जगह पे नंबर प्रिंट होना है। कौन सा नंबर प्रिंट होना है, जो फैक्टोरियल के अंदर स्टोर है। फैक्टोरियल के अंदर देखो क्या स्टोर है, लास्ट में क्या बचा था 120। तो इसका मतलब फैक्टोरियल में कितना स्टोर है लास्ट में 120। तो जहां परसेंट डी है वहां उसकी जगह पे क्या लिखा आ जाएगा 120। यह हमारी क्या आएगी, आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। तो आप देखो अगर आप इन सबकी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 120। ठीक है, उसके बाद गेट सी एच पे आएगा। गेट सी एच का काम क्या होता है, प्रोग्राम को आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाना। अगर मैं गेट सी एच यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन भाग जाएगी और मुझे, मैं आउटपुट नहीं देख पाऊंगा। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं गेट सी एच का। तो गेट सी एच लगाने से क्या होगा कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन रुकी रहेगी और आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ये हमारा प्रोग्राम है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब मैंने बताया था कि मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करूंगा किसके लिए, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। आप क्या करना है, स्टूडेंट्स हैं तो आपको यही लिख के आना है प्रोग्राम फाइल्स में और अपने कॉपी एग्जाम की कॉपी में। अब उनके लिए कि जो ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर रहे हैं या एक ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन हो जाए, चाहे भले से टर्बो ही क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इंक्लूड conio.h की हेडर फाइल को हटा देंगे। conio.h की हेडर फाइल को जैसे ही हटाएंगे तो आप फिर गेट सी एच यूज नहीं कर सकते। तो गेट सी एच की जगह फिर आपको क्या यूज करना होगा, रिटर्न, RETURN स्पेस 0, रिटर्न 0। और अगर आपने यहाँ पे रिटर्न यूज किया है तो फिर आप वॉइड की जगह क्या यूज करेंगे, इंट। वॉइड की जगह क्या यूज करेंगे, इंट। ये प्रोग्राम किसके लिए है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गेट सी एच का यूज नहीं करते हैं। तो गेट सी एच का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब conio.h की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ conio.h किस लिए लगाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ गेट सी एच के लिए, गेट सी एच के लिए, क्लियर स्क्रीन के लिए। तो गेट सी एच के लिए जब मैंने गेट सी एच हटा दिया तो सीधी सी बात है conio.h की जरूरत नहीं रही। क्यों, अब गेट सी एच नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैंने क्या यूज किया है, रिटर्न 0। तो जब हम रिटर्न यूज करते हैं तो रिटर्न के साथ कौन सा मेन आता है, इंट मेन। क्या यूज करते हैं, वॉइड की जगह इंट मेन। ठीक है बच्चों, बाकी सारा प्रोग्राम वही रहेगा जिस तरीके से अभी रन कराया था, वही चीज है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ क्या बदली है, हेडर फाइल। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है, ऑल कंपाइलर्स, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका ऑफलाइन हो। तो आज तो मैंने इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप्स की मदद से क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, किसमें, सी प्रोग्रामिंग में, बाय यूजिंग व्हाइल लूप। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि मेरी आने वाली सी प्रोग्रामिंग पर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप्स की मदद से कैसे बनाएंगे। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग सीरीज की इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं सी प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।